नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत की हमने हमारे चैनल पर एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों चलते हैं वीडियो पर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर बता कि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता वो एक शहरी सभ्यता थी और 1826 में चार्ल्स मेसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। चार्ल्स मेसन 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन दो भाई थे जिन्होंने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते वक्त हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 में अलेक्जेंडर कनिगम ने हड़प्पा का सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि प्रारंभिक जो भी स्थल खोजे गए थे वो सिंधु या इसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इतिहासकार पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहासकार पिगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को कहा है। अगर इसके काल की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इसका काल माना जाता है। अगर सारगोन के अभिलेख की बात की जाए तो सारगोन के अभिलेख के अनुसार इस सभ्यता का जो काल है वो 3250 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सारगोन के अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है। तो दोस्तों 3250 से 2750 आपका राइट आंसर होगा। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और त्रिभुजाकार यह सभ्यता फैली हुई है। अगर बात करें उत्तर में दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तरी इसका छोर है। अगर दक्षिणी छोर की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो देमाबाद जो महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी के किनारे वो इसका दक्षिणतम छोर है। अगर पूर्वी छोर की बात की जाए तो आलमगीरपुर है यूपी में, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, वो इसका पूर्वी छोर है। और अगर पश्चिमी छोर की बात की जाए तो सुतकागेडर बलूचिस्तान में है, द्वास्क नदी के किनारे पर स्थित है। अब अगर इसकी बात की जाए विशेषताओं की तो नगर नियोजन यह एक शहरी सभ्यता थी। पहली बात तो यह थी कि सिंधु घाटी सभ्यता वो एक शहरी सभ्यता थी। उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था के लिए यह प्रसिद्ध थी। सभी नगर है वो शतरंज बोर्ड के समान बसे हुए थे। सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। 2 मंजिला इमारत बनाई जाती थी। 2 मंजिला इमारत है वो बनाई जाती थी, अर्थात इन्हें सीढ़ियां बनाने का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें सीढ़ियां बनाने का ज्ञान था। प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष मिलते हैं, रसोई मिलती है या खुला क्षेत्र भी इसमें मिलता है। घरों के अंदर कुएं भी बने हुए मिले हैं। 25 से 30 कमरों वाले सामुदायिक भवन भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिलते हैं। उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था भी थी और सभी नालियों को ईंटों से ढका जाता था। शहरी सभ्यता थी, बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट और जल निकासी की व्यवस्था इस सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। सफाई हेतु मुख्य मार्ग पर बड़े होल होते थे। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगर 2 भागों में विभक्त था। पूर्वी भाग में जनसामान्य रहता था तथा पश्चिम भाग एक ऊंचे टीले पर निर्मित था जिसे दुर्गीकृत किया जाता था। ईंटों की अगर साइज की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग में की गई है उनका साइज 4:2:1 के अंदर हमें मिलता है। राजनीतिक स्थिति की अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है।
इसमें पढ़ने में सफलता हमें नहीं मिली है। ऐसा मान सकते हैं कि पुरोहित वर्ग के पास भी सत्ता रही होगी। सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार रहे होंगे। यहाँ से बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम मात्रा में हथियार हमें मिलते हैं। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। यहाँ से युग्मित समाधान के भी हमें अवशेष है वो मिलते हैं। एक स्थान से कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। समाधान 3 प्रकार का होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। 3 प्रकार से समाधान किया जाता था। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, रागी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। बाजरा के साक्ष्य कम मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। सिंचाई हेतु नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। सातुरगई ओक्सस नदी यानी अफगानिस्तान में है, सातुरगई से नहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। धोलावीरा से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी मिलते हैं। अधिशेष उत्पादन होता था। घरेलू एवं विदेशी व्यापार होता था। बड़े नगर व्यापार के केंद्र थे। पशुपालन भी होता था। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश अति प्रमुख पशु थे। विदेशी व्यापार हेतु नावों का प्रयोग भी किया जाता था। सारगोन के अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता था। मेलुआ हाजा पक्षी मोर के लिए प्रसिद्ध था। लोथल से दोस्तों फारस की गोल मोहर हमें प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर भी मिलती है। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है और लोथल से फारस की गोल मोहर हमें प्राप्त होती है। दिलमुल एवं माक्कन मध्यस्थ का कार्य करते थे। सिंधु सभ्यता स्वीडन के लिए प्रसिद्ध थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कपास को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों स्वीडन कपास को कहा जाता था। कपास की सबसे पहली खेती भारत में हुई थी। उद्योगों की अगर बात की जाए, इस सभ्यता के लोग तांबा एवं टीन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। दोस्तों पूछा जाता है कई एग्जाम में कांसे का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों तांबा व टीन मिलाने पर कांसे का निर्माण होता है। यह सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सोने और चांदी से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। मनके बनाने के कारखाने भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। ईंटों के निर्माण हेतु भट्टे भी प्राप्त हुए हैं। तो धार्मिक स्थिति की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बहुदेववादी थे। माता देवी तथा देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि माता देवी की मूर्तियां अधिक मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर देवता का अंकन है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक देवता का अंकन है जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। हवन कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। यज्ञ अनुसंधान भी होते थे। यज्ञों में बलि देते थे। जादू व टोने टोटकों में विश्वास करते थे। योग करते थे। वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मोहनजोदड़ो की स्थिति की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। उत्खनन करता है इसके हैं राखलदास बनर्जी। यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्नागार और विशाल एक स्नानागार मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को दुनिया की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। इस स्नानागार के उत्तर दिशा में कक्ष बने हुए हैं तथा तीनों तरफ बरामदे बने हुए हैं। उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार के तल को बिटुमेन से लेप किया गया है। स्नानागार के पास कुएं भी प्राप्त हुए हैं। इस स्नानागार का उपयोग सामूहिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इसके आकार की अगर बात की जाए तो 39 × 23 × 8 आकार का ये स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ विशाल सामुदायिक भवन भी यहाँ हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिले। स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक वस्तु कहा है। इसका आकार 39 × 23 × 8 है।
यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त होती है। यह ध्यान की अवस्था में है और इसमें एक सोल ऑर्डर की है जिस पर सुंदर कसीदाकारी की गई है। धातु की नर्तकी की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है। यह नग्न अवस्था में एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है एवं दूसरा हाथ खाली है। यहाँ से हाथी का कपालखंड भी हमें प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। यहाँ सूती वस्त्र के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर भी हमें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो है वो 7 सतर पर हमें मिलता है। 7 सतर पर इसका उत्खनन किया गया है। 7 सतर पर यह शहर हमें मिलता है। हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा की स्थिति की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। उत्खननकर्ता की अगर बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। रावी नदी के तट पर 12 अनागार मिलते हैं जो 6-6 की लाइन में। इसके पास श्रमिक आवास भी बने हुए हैं। R37 नामक कब्रिस्तान भी मिलता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो दोस्तों हड़प्पा में ही है, मिला है। यहाँ से एक विदेशी की कब्र भी मिलती है जिसे ताबूत में दफनाया गया है। विदेशी की कब्र भी यहाँ मिलती है हड़प्पा से, जिसे ताबूत के अंदर दफनाया गया है। यहाँ से एक इक्का गाड़ी भी मिलती है, स्वास्तिक का निशान मिलता है। यहाँ से एक श्रृंगार पेटिका भी हमें मिलती है। अब बात करें कालीबंगा की। कालीबंगा की अगर बात की जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसकी खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता की अगर बात की जाए तो बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां मिली है, इसलिए इसे कालीबंगा कहा गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ यह एक गरीब बस्ती थी। सबसे बड़ी बात है कि यह एक गरीब बस्ती थी। यह नाली अवस्था नहीं है। यह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली है। यहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हवन कुंड मिलते हैं। जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बलि प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक युग्मित समाधान भी मिलता है। सर्जरी के साक्ष्य भी मिलते हैं। खोपड़ी में 6 छेद हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो सर्जरी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अब बात करें अगर लोथल की, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। उत्खननकर्ता की अगर बात की जाए तो रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल था वो एक व्यापारिक नगर था, बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़े के अवशेष भी मिले। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी कृति है वो गोदीवाड़ा है। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक फारस की गोल मोहर लोथल से हमें प्राप्त होती है। चावल के साक्ष्य मिलते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। यह एकमात्र शहर है जिसके दरवाजे हैं वो घरों के वो मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते हैं। चक्की के दोनों पार्ट भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा गुजरात में है। उत्खनन करता है रविंदर सिंह बिष्ट। यह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कि किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह नगर 3 भागों में हमें बंटा हुआ मिलता है, पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यहाँ से एक स्टेडियम भी मिला है। सूचना पट भी यहाँ से मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले और सूचना पट भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। यह एक औद्योगिक नगर था। मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी हमें चहुंदड़ो से मिलता है। उत्खनन करता है कि अगर बात की जाए तो एनजी मजूमदार है वो चहुंदड़ो के उत्खनन करता है। डाकुओं ने एनजी मजूमदार की हत्या कर दी थी। सूरकोटदा घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं सूरकोटदा से। देमाबाद है वो, देमाबाद से दोस्तों धातु का रथ हमें देमाबाद से प्राप्त होता है। देमाबाद महाराष्ट्र में। अब बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की, तो पतन के कई कारण माने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन्होंने इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना था आर्यों का आक्रमण। सर जॉन मार्शल व मेके ने बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन माना है। अमरनाथ घोष की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना है। सर जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को इसका मुख्य कारण माना है। लेमार्क वैन्य ने दोस्तों सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन को इसका मुख्य कारण माना है। निष्कर्ष की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे इतनी बड़ी विशाल सभ्यता का पतन है किसी एक कारण से नहीं हो सकता, है ना। इसके पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता से लेकर बात करेंगे हम। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।